Good morning, all the students. Myself Pradeep Thokle, teaching at a Mumbai University. Okay, so I'm talking about the first. There is a IDOL, that is open distance learning, and after that there is a in terms of BCom for the Mumbai University for the semester 2. So today, right now we are started with there is a first session of the FY BCom सेमेस्टर 2. ओके, तो आज हम बहुत ही बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे जहाँ पर आपको सेमेस्टर 2 में बहुत सारी जो दिक्कतें हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए और अच्छे से हम यहाँ पर सिस्टमैटिकली पढ़ें. ठीक है, तो ये आज हम स्टार्ट करते हैं आज कि मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स पेपर 2 में कैसे हमें स्कोर करना है और अच्छे से कैसे मार्क्स अच्छे लाना है. और यूनिवर्सिटी का आइडॉल का जो एग्ज़ाम है वहाँ पर भी बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें होती है, तो वो कैसे क्लियर किए जाए. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डील विद द बेसिक फॉर्मूलेज. आफ्टर दैट हाउ टू अंडरस्टैंड द कंसेप्चुअल कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर, दैट वी हैव टू स्टार्ट हियर. ओके, सो मैं आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो हमने 11-12 में, अगर आप लोगों ने अगर कॉमर्स इस स्ट्रीम में अगर मैथमेटिक्स लिया होगा तो बट ऑब्वियस आपने ये टॉपिक ज़रूर पढ़ा होगा और जहाँ पर बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में सिखाया होगा. ठीक है, तो आज हम बहुत ही बेसिक जो चैप्टर है जिसका नाम है दैट इज कोरिलेशन. अभी इस बेसिकली देर इज अ कोरिलेशन, बेसिकली इज टॉकिंग अबाउट देर इज अ बाइवेरिएट कोरिलेशन. तो बाइवेरिएट मीन्स बेसिकली देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल. तो अगर यहाँ पर हम दो वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं तो दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, इन एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, इस बारे में हम आज बात करेंगे. ठीक है, सो सभी का ध्यान इसी की तरफ कि इसे कैसे सीखा जाए और कैसे इसे अंडरस्टैंड किया जाए. ठीक है, तो सभी का ध्यान यहाँ पर इस बाइवेरिएट कोरिलेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल. जैसे कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द पेट्रोल प्राइजेस एंड देयर इज अ डिमांड ऑफ द पेट्रोल. ओके, बट ऑब्वियस अगर पेट्रोल के प्राइजेस बढ़ते हैं तो बट ऑब्वियस देयर इज डिमांड गेट डिक्रीजिंग ऑर्डर. अगर पेट्रोल के प्राइस कम हो जाते हैं तो बट ऑब्वियस देयर इज एन डिमांड शुड बी इंक्रीजिंग ऑर्डर. समझ में आ रहा है सभी को मुझे क्या बोलना है. जहाँ पर आपको पेट्रोल के प्राइजेस के बारे में अगर बात करनी है और वी हैव टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल. अगर दो वेरिएबल के बीच का अगर हमें रिलेशनशिप समझना है और अच्छे से इसे सिस्टमैटिकली समझ के अच्छे से पढ़ना है तो बट ऑब्वियस हमें ये कोरिलेशन डिटरमाइन करने आना चाहिए कि ये कोरिलेशन कैसे डिटरमाइन होता है. So first of all, determining the method of determining the relationship. So first of all, what are the methods are there? First one that is called as scatter diagram. Second one that is called as Karl Pearson's correlation. And third one that is called as Spearman rank correlation. ओके, तो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए हमें मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप, तो ये हम स्कैटर डायग्राम से प्लॉटिंग करके भी देख सकते हैं. नेक्स्ट वन दैट इज कार्ल पियर्सन कोरिलेशन एंड थर्ड वन इज दैट इज स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन. तो स्पीयरमैन से भी हम ये सीख सकते हैं. ओके, सो स्कैटर डायग्राम में अगर पहला मेथड अगर हम सीखते हैं, यहाँ पर हमें ये समझने में मिलता है कि जहाँ पर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल स्कैटर डायग्राम बेसिकली हम प्लॉटिंग पर्पस यूज़ करते हैं और वो बेसिकली हमें रिलेशनशिप शो करता है कि दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप कैसा है. जैसे कि इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट पेट्रोल प्राइजेस एंड देयर इज़ अ डिमांड, तो देयर इज़ अ प्राइजेस एंड देयर इज़ अ डिमांड. सो इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइजेस एंड देयर इज़ अ डिमांड, अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए तो डिमांड बढ़ ऑब्वियस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर.
पेट्रोल के प्राइसेस अगर कम हो जाते हैं तो बट ऑब्वियस देयर इज इंक्रीजिंग ऑर्डर, यस और नो। उसके बाद if there is a petrol prices are stagnant or petrol prices or demand is stagnant, so if I'm talking about demand and petrol of the stagnant, so but obviously it in this order, but obviously this is in this terms. And after that if there is a, if I'm talking about the petrol prices are increases, so but obviously demand get decreases, और उसी समय पे क्या हो रहा है कि हेवी रेनफॉल हो रहा है, तो हेवी रेनफॉल के होने के कारण क्या हो रहा है, हमारे जो वेजिटेबल्स है उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और ये हमने एक ही ग्राफ पे शो किया हुआ है। तो यहाँ से हमें ये शो होता है कि अगर आपके पास देयर इज़ अ एक्स एंड वाई वेरिएबल है, और उससे अगर ये आप बहुत सारे ऐसे पॉइंट प्लॉट करते हो, और कुछ पॉइंट ऐसे जो लाइन में होते हैं जिससे आपके ये ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको रिलेशनशिप पता चलता है कि दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप, दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव कोरिलेशन। क्या बोलेंगे इसे? नेगेटिव कोरिलेशन। क्या बोला जाएगा इसे? नेगेटिव कोरिलेशन। यहां पर देखिए अपवर्ड स्लोपिंग जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव कोरिलेशन। यहां पर हमें रिलेशनशिप ही नहीं पता चल रहा है ये अपवर्ड स्लोपिंग है या डाउनवर्ड स्लोपिंग है, दैट इज कॉल्ड एज नो कोरिलेशन। Here also there is a no correlation, and here also they are not showing the relationship between two variables. ठीक है, तो हमें ये सीखने मिल रहा है कि पहला स्कैटर डायग्राम ये शो करता है कि इन सारे ग्राफ्स में जहाँ पर आपको स्कैटरनेस देख रहा है और जो पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन में है उसे पकड़ के ये जो डायग्राम बन रहा है उसी को स्कैटरनेस बोलता है और उसी को स्कैटर डायग्राम बोला जाता है। ओके, तो ये बेसिकली स्कैटर्डनेस शो करता है कि जो पॉइंट्स बेसिकली लाई कर रहे हैं आपके एक्स एंड वाई एक्सिस और जो बेसिकली देयर इज इन द ऑर्डर ऑफ द relationship. Okay, this is also showing the relationship between the two variable. Yes, is it clear everyone? तो यहाँ पर हमें ये सीखने मिल रहा है कि हमें रिलेशनशिप ढूंढना है, तो बट ऑब्वियस इसका पहला डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज एक्स एंड वाई एक्सिस पे ये आपको शो करने मिल रहा है। ओके, अंडरस्टैंड एवरीवन? समझ में आ रहा है? तो अभी ये फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज फॉर द रिप्रेजेंटेशन। यहाँ से आपको ये नहीं पता चल रहा कि रिलेशनशिप कैसा है एक्चुअली, यहाँ से हम प्रॉपरली डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। बट अगर हम सेकेंड और थर्ड मेथड के पास जाते हैं तो वहाँ पर हमें ये सीखने मिलता है कि हमें एग्जैक्ट वो रिलेशनशिप कैसे वर्कआउट हो रहा है। ठीक है, तो पहला जो मेथड है दैट इज ओनली शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन, वो डायग्रामेटिकली कैसा होगा। ओके, यस एवरीवन? तो दिस इज द फर्स्ट वन दैट इज called as scattered diagram. Yes or no? Is it clear everyone? Yes. So हम अभी सेकेंड मेथड के पास जाते हैं, जहाँ पर सेकेंड मेथड को समझने से पहले हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझना है। वाई? बिकॉज कोरिलेशन ये बेसिकली डिनोट होता है आर से, और ये आर ऑलवेज बिटवीन बेसिकली कैसे ये रिलेशनशिप वर्कआउट होता है, कहाँ पर ये एग्जैक्टली वर्क होता है, ये अभी हम सीखेंगे यहाँ पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोरिलेशन की अगर बात करें तो कोरिलेशन कैसे वर्कआउट होगा ये देखते हैं अभी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से। ठीक है, सो तो देयर इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ आर। तो कोरिलेशन का आर ऑलवेज इट इज बेसिकली देयर इज अ प्रॉपर्टी दैट इज ऑलवेज बी लाइज बिटवीन -1 to +1। अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ आर की अगर बात करता है तो आर हमेशा +1 से लेके -1 के रेंज में ही लाई करता है। इफ देर इज अ आर इज इक्वल टू एग्जैक्टली +1 इज देयर, तो वी कैन से दैट इट इज अ परफेक्ट पॉजिटिव। इट इज कॉल्ड एज परफेक्ट पॉजिटिव।
the relationship between two variable where we are talking here x and y, there is perfect positive. If I am talking about the r is equal to exactly -1, it is called as perfect negative. तो दो वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप ये आपको इंटरप्रिटेशन के काम आता है जब आप कार्ल पियर्सन और स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन ये वाले मेथड जब सॉल्व करते हो और उससे आपको जो आंसर्स आते हैं उसके प्रेडिक्शंस के लिए, उसके कंक्लूजन्स के लिए काम आता है ये r इज इक्वल टू +1, r इज इक्वल टू -1. r का एक स्टैंडर्ड वैल्यू है दैट इज 0.7. अगर r आपका 0.7 से 1 के बीच में लाई करता है, मतलब जैसे कि r का वैल्यू 0.82 है, 0.96 है, 0.97 है, तो उस समय जो रिलेशनशिप होता है उसे हम स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बोलते हैं. उस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बोलते हैं. उस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव. The relationship is strong positive. If there is a r is from 0 to 0.7, अगर r का वैल्यू 0.2 है, 0.3 है, 0.5 है, तो उस समय वो रिलेशनशिप जो होता है दैट इज कॉल्ड एज वीक पॉजिटिव. उस रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे? वीक पॉजिटिव. नेक्स्ट वन, r इज इफ इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव फॉर्म -0.7 से -1, तो इट इज बिकम स्ट्रॉन्ग नेगेटिव. वैसे ही अगर r की अगर बात करें 0 to -0.7, इट इज वीक नेगेटिव. r का एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है r इज इक्वल टू एग्जैक्टली 0. दैट टाइम द r ऑलवेज बी देर इज नो रिलेशनशिप, दैट इज नो कोरिलेशन. यस, ये समझ में आ रहा है सभी को? ये रिलेशनशिप दैट इज फॉर द प्रिडिक्शन पर्पज. द रिलेशन शुड बी for the prediction purpose. Yes, is it clear everyone? तो ये आपको कहाँ पर काम आता है? जब आप सेकेंड और थर्ड मेथड जब सॉल्व करते हो और उसके बाद आपको कंक्लूजन देना होता है, उसके लिए काम आता है. स्कैटर्ड वाला ओनली फॉर द प्लॉटिंग पर्पज. जब आपके पास x और y वेरिएबल होता है उसे आप x और y एक्सेस पे प्लॉट करते हो और कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो लाइन में होता है, उससे आप वो ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग अपवर्ड स्लोपिंग बनाते हो. यस, इज इट क्लियर एवरीवन? यस. सो आज हम पहला मेथड सीखते हैं कार्ल पियर्सन कोरिलेशन, जो कि हमारे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है. और ये आइडॉल का एग्ज़ाम रहे या हमारे कॉलेज का एग्ज़ाम रहे, ठीक है, वहाँ पर ये कम से कम अगर आइडॉल के एग्ज़ाम्स की बात करें तो वो 7 मार्क्स के लिए पूछा जाता है एक क्वेश्चन. और वही हम बीकॉम की बात करते हैं तो वो दैट इज़ फॉर द 5 मार्क्स. ठीक है, कॉलेज एग्ज़ाम्स की अगर बात करें जहाँ पर सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है वहाँ पर 5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है. ओके, तो अभी ये कैसे सॉल्व करें और इस मेथड को क्या है ये पहले समझे. और बेसिक फॉर्मूले जो आपने पढ़े हुए हैं उसे कैसे देखें अभी ये देखते हैं. तो पहला जो हम सेकेंड मेथड जो पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है, ठीक है, कार्ल पियर्सन product movement correlation. That is called as Karl Pearson product movement correlation. So first of all, Karl Pearson product movement correlation is basically for the prediction purpose where we have the bivariate relationship between two variables. Okay, so यहाँ पर basically ये R जो होता है कार्ल पियर्सन का, ये basically it is a covariance of between two variable x and y upon standard deviation of x, standard deviation of y. अभी देखा जाए तो स्टैंडर्ड डिविएशन और कोवेरियंस ये आपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर दैट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन में इसके फॉर्मूलेज हमने थोड़े बहुत लर्न किए हुए हैं, वो पहले हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बारे में आगे हम इसके बारे में बढ़ते हैं. अभी कोवेरियंस की बात करें तो कोवेरियंस का फॉर्मूला इज समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार. और वही अगर स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें, स्टैंडर्ड डिविएशन देखा जाए तो स्टैंडर्ड डिविएशन ये होता है जहाँ पर आपके डेटा में एरर बहुत मैक्सिमम लेवल पे होते हैं और उस एरर को मिनिमाइज करना है और आपके प्रोडक्ट को मोर एंड मोर फाइन करना है, वहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन का यूज होता है. दैट इज समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन
माइनस एक्स बार स्क्वायर, ओके, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड डेरिवेशन। अभी आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई, दैट इज समेशन वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार स्क्वायर, ओके, समेशन वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार स्क्वायर। तो ये बेसिकली ये शो करता है कि ये दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, दैट इज द कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल। दिस इज बेसिकली स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई, दैट हियर दे वी आर सॉल्विंग दिस। यस, ये समझ में आ रहा है बेसिक फॉर्मूलेस, ये हमें बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि विदाउट ये सॉल्व किए बिना हमें ये बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। यस, इज इट क्लियर एवरीवन? यस, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्स बार वाई बार ये कैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये आते हैं, ये भी हम यहाँ पर थोड़ा सा सीखते हैं, थोड़ा बहुत बेसिक फर्स्ट और सेकंड जो चैप्टर था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन, इस बारे में थोड़ा बहुत बात करते हैं। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हियर दैट इज हाउ टू कैलकुलेट द एक्स बार। एक्स बार इज बेसिकली सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स सम ऑफ एक्स अपॉन number of observation. If we are talking about y bar, that is sum of y upon n. Yes, that is called as x bar and y bar. और अगर हम summation of x y की बात करें तो बड़ो बेस we have to multiply x and y and get the sum of x and y. Is it clear? यहाँ पर बाद में summation x square की बात हो रही है, मतलब आपको क्या करना है, individually we have to make the x का square and get the summation. That is the summation x square. Okay? अभी मैं इस मेथड को समझने के लिए एक छोटा सा बेसिक सम लेता हूँ जो विदाउट बुक में सॉल्व नहीं किया हुआ है। पहले हम एक छोटा सम लेके इसे अंडरस्टैंड करते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे वर्कआउट होगा और हमें रिलेशनशिप कैसे मिलेगा। यस, तो स्टार्ट करें स्टूडेंट्स। तो हम पहले मेथड पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन। ठीक है, तो कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन में तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ द क्वेश्चन शुड बी लुक लाइक। So first of all, they always give us in the exam x and y observations. In that, if there is x is given 1, 2, 3 and y is given 2, 1, 6. अगर आपको ऐसे ऑब्जर्वेशंस दिए जाए और उसमें अगर आपको बताना है कि इन दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, हाउ टू चूज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें क्या क्या दिख रहा है। अभी हमने सीखा कि हमें इस फॉर्मूले में एक्स बार दिख रहा है, वाई बार दिख रहा है, समेशन एक्स इंटू वाई दिख रहा है, समेशन एक्स स्क्वायर दिख रहा है, समेशन वाई स्क्वायर दिख रहा है। तो इसे कैसे स्टार्ट करें ये देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू कैलकुलेट द एक्स बार। एक्स बार शुड बी समेशन ऑफ एक्स, दिस समेशन ऑफ एक्स इज 6, ये समेशन ऑफ वाई शुड बी n। ठीक है, एक्स बार शुड बी कैलकुलेटेड इज समेशन एक्स अपॉन एन, दैट इज 6 अपॉन 3, दैट मीन्स 2। यहाँ पर y बार शुड बी समेशन ऑफ y अपॉन n, दैट मीन्स 9/3, दैट इज बिकम 3। इज इट क्लियर? उसके बाद आपको सम में क्या करना है, x इंटू वाई, x इंटू वाई मतलब 1 इंटू 2 दैट इज 2, 2 इंटू 1 दैट इज 2, 3 6 18, दिस इज बिकम टोटल इज बिकम 22। उसके बाद क्या दिख रहा है आपको फॉर्मूले में, समेशन एक्स स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, x का स्क्वायर करना है और उसका सम करना है। तो x का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9, दैट इज टोटल इज बिकम 14। इज इट क्लियर? उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर में क्या दिख रहा है, 2 स्क्वायर इज 4, 1 square is 1, 6 is 36. So we are making the y square and after that the total should be, it is become here 41. Is it clear? So first of all we have to understand in this formula what are the formulas are given here and we have to calculate this. So first of all we have to start with covariance. So covariance between two variables should be written as and how it is calculated. तो अभी हम कोवेरियंस की बात कर रहे हैं। तो कोवेरियंस में देखिए फॉर्मूले में क्या बोला गया है, समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। यस, इज इट क्लियर एवरीवन? सो राइट नाउ समेशन की अगर बात करें, सम ऑफ द टोटल ऑफ एक्स एंड वाई, तो हाउ इज इट इज बिकम, दैट इज बिकम 22। दिख रहा है सभी को? यस। उसके बाद n इज टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करें तो हमें कितने ऑब्जर्वेशन देखे रखा है, 1 2 3, तो डिवाइड बाय हाउ मच, 3 माइनस that is the mean of x and mean of y, that is 2 and 3. yes, अगर अभी हम 22 को डिवाइड बाय 3 भी कर सकते हैं कि आप कैल्सी आपको अलाउड है तो कैल्सी से आप सॉल्व कर सकते हो, या
अगर इसे एलसीएम मेथड से करना चाहते हो तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो 22/3 माइनस हाउ मच इट इज 6. तो बट ऑब्वियस द बेस शुड बी हाउ मच 1 होता है इसका बेस. अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो देखा जाए 22 इंटू 1 एंड 3 इंटू 6. तो 3 इंटू 6 बिकम 18 एंड 3 इंटू 1 इज 3. तो नेक्स्ट स्टेप में अगर देखते हैं 22 माइनस 18 डिवाइड बाय हाउ मच कितना होता है 3. तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये लिखेंगे कैसे. 22 में से 18 गया दैट इज बिकम 4, दैट इज बिकम 3. यस दिख रहा है सभी को. तो हमने पहले कैसे वैल्यू कैलकुलेट किया. फर्स्ट वी हैव नीड टू कैलकुलेट कोवेरियंस. तो कोवेरियंस को हमने क्या सीखा, समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार. तो ये सारे ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ से मिले हुए, इन्हीं को हमने यहाँ पर पुटअप करके ये हमने आंसर निकाल दैट इज 4/3. तो पहला कंस्टेंट था हमें कोवेरियंस निकालना. अभी हमारा सेकंड कंस्टेंट है सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई सॉल्व करना. ओके सो यहाँ तक का ठीक है एवरीवन. सो अभी सिग्मा एक्स के बारे में देखते हैं सिग्मा एक्स कैसे कैलकुलेट करें. तो सिग्मा एक्स की अगर बात करें तो सिग्मा एक्स बेसिकली समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर. ओके तो समेशन एक्स स्क्वायर मतलब सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन. और सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन की अगर बात करते हैं हम तो सभी का ध्यान इस तरफ. सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर देखा जाए तो टोटल इज 14. ओके समेशन वाई स्क्वायर इज टोटल इज 41. ओके तो सो वी कैन रीराइट हियर this is become total is 14 and n is a number of the observation that is 3. okay number of observations हमारे कितना है total is 3 and x bar should be here. x bar की अगर बात करें that is become 2 square is that is become 2 square is 4. तो right now again we have to cross multiply this 14 divided by 3 and this is 2 square is become 4. तो if I cross this multiply it become 14 into 1 and 3 into 4 and here 3 into 1. So next step we will rewrite here 14 minus 12 divided by 3. तो next step में आप देखोगे ये रूट 2/3 ये आंसर आएगा आपको. दिस इज फॉर द सिग्मा एक्स. यस यहाँ तक का क्लियर हुआ स्टूडेंट्स. अभी हम सिग्मा वाई की बात करते हैं. सिग्मा वाई हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं अभी नेक्स्ट वन. तो जहाँ पर सिग्मा वाई में नेक्स्ट जो कंसेप्ट है दैट इज ऑफ समेशन वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार स्क्वायर. तो समेशन वाई स्क्वायर बेसिकली हमने अभी सीखा था दैट इज बिकम 41 डिवाइड बाई 3 एंड वाई बार ये आपने इस सब में अभी हमने सीखा था दैट इज ऑफ. तो here y bar we already calculated here that is become 3. okay so everyone here look y bar should be written as 3 square. so this is basically 41 3 square should be 9. again we have to cross multiply this. so this is should be written as 41 minus 9 into 3 and here 3 into 1. this is the LCM of this method. तो 41 minus this is become 27. 9 3s are 27 and 3 into 1 is 3. तो in a next step हम क्या करेंगे 41 में से 27 को अगर subtract करें तो if I take here this is become 11. 11 में से 7 जाता है तो that is become 4 and here there is a 3. 3 minus 2 is that is 1. तो this is 3. okay so right now हमने देखा जाए तो फर्स्ट वी हैव डन विद द कोवेरियंस. उसके बाद वी हैव डन विद द सिग्मा एक्स. उसके बाद हमने ये सिग्मा वाई कैलकुलेट किया हुआ है. अभी हम आता है जो हमारा मेन फॉर्मूला है दैट इज बिकम आर. तो फॉर्मूला इज बेसिकली आर इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई. वाई वी आर कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डिविएशन क्योंकि हमें जो प्रोडक्ट है और जो हमारा डेटा है वो बेसिकली एरर फ्री रहे और एरर जहाँ से निकल जाए. सो बट ऑफ दिस कोवेरियंस का वैल्यू इज 4/3. वी आर राइटिंग हियर सिग्मा एक्स शुड बी रूट
2/3 and here sigma y should be written as 14/3. ओके हमने स्कूल में एक कंसेप्ट पढ़ा था इन टर्म्स ऑफ रूट. इफ वी रिटन एज रूट a into root a, it should be written as a. So right now here, if this two brackets are should be multiplied here, that become root 3 into root 3, it should be written as 3. So in a next step, 4/3 upon root, if I written as 2 into 14, that is become root 28 divided by 3. So this 3 get cancel and in a next step 4/√28. अभी आपके पास सभी के पास कैल्सी है और हमारे एग्जाम में कैल्सी भी अलाउड है. तो राइट नाउ यहाँ पर हमें 4/√28 ये कैलकुलेट करना है. तो √28 अगर आप कैल्सी से कैलकुलेट करते हो तो दिस इज बेसिकली, सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट √28 इट इज बिकम 5.2. okay, so this is 5.2. in a next step, if I divided this 4/5.2, it is basically of 0.76. okay, yes student everyone, तो यहाँ पर दिख रहा है सभी को. तो ये वैल्यू आ रहा है हमें 0.76 और हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ा था वाई, बिकॉज बेसिकली आर जो हमारा लाई करता है -1 से लेके +1 के बीच में लाई करता है. बराबर है, ये हमने प्रॉपर्टी में सीखा. और आर ऑलवेज 0.7 से लेके 1 के बीच में जब लाई करता है वो ऑलवेज स्ट्रांग होता है. क्या सीखा था हमने प्रॉपर्टी में, ये ऑलवेज स्ट्रांग होता है. तो राइट नाउ हमें जो ये आंसर मिला है उससे हमें ये सीखने मिल रहा है कि ये आर जो लाई कर रहा है वो 0.7 से ज़्यादा है और जहाँ पर वो टेंस टू 1 जा रहा है. तो दैट्स वाई वी कैन कंक्लूड हियर कि द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल शुड बी स्ट्रांग पॉजिटिव. तो हमें यहाँ पर ये सीखने मिल रहा है कि देयर इज अ स्ट्रांग रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल. ओके, तो दिस कंक्लूजन शुड वी हैव टू रिटन डाउन. सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने फर्स्ट सम आप लोगों ने देखा ही होगा. ठीक है, तो पहले सम में हमने यही सीखा कि कैसे इसे, ठीक है, कंप्यूटेशन करना है कि बेसिकली हमें दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप कैसा है ये बेसिकली हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पर. तो सेकंड जो सम आपको दिया गया है आपके मनन पब्लिकेशन के बुक में, जहाँ पर आपको बोला गया है कि compute the product movement correlation in a set of, here there is a observation should be given here x and y. तो right now हमने जो कोरिलेशन का फॉर्मूला पढ़ा, कोरिलेशन के फॉर्मूले में वी हैव डन समेशन ऑफ x, समेशन ऑफ y, आफ्टर दैट देयर इज अ मीन ऑफ x, मीन ऑफ y. ये हमने सारी चीज़ें पढ़ी. उसी को ही यहाँ पर सेकंड सम में भी अप्लाई करना है जैसे हमने फर्स्ट सम पढ़ा था. तो हम वापस से एक बार सेकंड सम के पास जाते हैं और सभी लोग समझते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि इस मेथड को कैसे समझाया जाए. तो देयर इज अ x एंड देयर इज अ y. सो फर्स्ट देयर इज अ x इज गिवन, दैट इज -3, 1, 2, 7, -1, 4. okay, after that y should be given as -7, 2, 1, 5, -3, 5. okay, तो राइट नाउ हमें इस x और y ऑब्जर्वेशंस को अंडरस्टैंड करना है और इन्हें बेसिकली हमें x बार और y बार से कैलकुलेट करना है. तो x बार और y बार कैलकुलेट कैसे होंगे और हमें समेशन निकालना है. जैसे कि अगर मैं, दैट इज हियर -3 +1 +2 +7 -1 +4, तो इसका टोटल कितना आएगा बोलिए सारे लोग, कितना होगा इसका टोटल? ये आप मैनुअली भी कर सकते हो. यहाँ पर देखा दिस इज बिकम ऑल द नंबर्स आर पॉजिटिव. तो दैट इज 7 + 2 + 1, दैट इज पॉजिटिव बिकम हाउ मच इट इज, बोलिए सभी लोग कितना आएगा इसका टोटल? इज इट, दिस इज बिकम 10, 10 + 4 इज 14, 14 में से इफ दिस इज नेगेटिव शुड बी सबट्रैक्टेड, द टोटल शुड बी हाउ मच, टोटल इज हियर 10. y का अगर हम टोटल देखते हैं तो y में टोटल देखा जाए तो 5 + 5 इज 10, 10 प्लस दैट इज दिस इज बिकम पॉजिटिव, दैट इज 13. और 13 में से इफ आई सब्ट्रैक्टेड -10, तो दिस इज बिकम 3. यस और नो? यस एवरीवन, यस. तो इफ आई वांट टू कैलकुलेट हियर कि अगर मुझे x बार कैलकुलेट करना है, तो x बार अगर कैलकुलेट करना है तो सभी का ध्यान यहाँ पर
एक्स बार का अगर वैल्यू देखा जाए तो क्या है, एक्स बार इज समेशन एक्स अपॉन एन, दैट इज बिकम 10 अपॉन हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर गिवन हियर, 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाय 6. वाई बार की अगर बात करें, वाई बार इज समेशन वाई अपॉन एन, वाई शुड बी हियर 3 अपॉन 6. Is it clear everyone? So if I 10 divided by 6, this I am getting here 1.67. That is a recurring amount. Here I am getting this is 0.5. This is basically half. Okay. Yes everyone. After that we need to calculate here. हमें multiplication of x and y निकालना है. तो -3 -7 minus minus it become positive, that is become 21. 1 2s are 2, 2 1s are 2, 7 5s are 35, minus into minus it become plus, 4 5s are 20. तो बट ऑब्वियस हमें इसका टोटल करना होगा. टोटल की अगर बात करें तो 21 प्लस दैट इज बिकम 2 प्लस 2. आफ्टर दैट हियर देयर इज अ नेक्स्ट वन इज 35 प्लस 3 प्लस 20. तो दिस आई एम गेटिंग हियर टोटल इज 83. उसके बाद हमें बेसिकली वी हैव नीड टू कैलकुलेट हियर एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर मीन्स वी हैव टू डू द एक्स स्क्वायर मीन्स -3 का अगर स्क्वायर करें तो इट बिकम पॉजिटिव. तो पॉजिटिव मतलब कितना होता है, दिस इज बिकम 9, 1 स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर दैट इज 4, 7 स्क्वायर इज हाउ मच 49, एंड 1 स्क्वायर इज -1 स्क्वायर इज +1, 4 स्क्वायर इज हाउ मच 16. ओके, सो हियर वी नीड टू कैलकुलेट हियर दैट इज 9 plus 1 plus 4 plus 49 plus 1 plus 16. So this is I am getting here 80. Next one, that is we need to calculate here y square. Y square means we need to calculate here -7 square should be positive 49. Here 2 square become 4, 1 square become 1, 5 square become 25, 3 square become 9, 5 square become again 25. Again हम इसका अगर टोटल करें तो दैट इज 49 प्लस 4 प्लस 1 again 25 प्लस 9 प्लस 25. दिस आई एम गेटिंग हियर 113. यस, दिख रहा है सभी को. हमने क्या सीखा यहाँ पर, हमें जब कभी भी कोरिलेशन का सम सॉल्व करना है तो बट ऑब्वियस हमें पहले x इंटू वाई, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, आफ्टर दैट वी नीड टू कैलकुलेट x बार एंड y बार. अभी हम हमारा जो कोरिलेशन का फॉर्मूला है हम उसे देखते हैं. कोरिलेशन शुड बी r. r क्या होता है, दिस इज कोवेरियंस ऑफ x कॉमा y अपॉन दिस इज बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y. तो हियर बेसिकली हम पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई. कोवेरियंस मतलब क्या, समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार. तो समेशन एक्स वाई हाउ इट इज कैलकुलेटेड, एक्स इंटू वाई, हमें टोटल कितना है 83 और हमारा है दिस इज 83 डिवाइडेड बाय एन इज हाउ मच 1 2 3 4 5 6. and x bar should be written as 1.67 into 0.5. अभी हम कैलसी से अगर कैलकुलेट करता है तो हियर आई एम गेटिंग 83 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज बिकम 1.38 माइनस 1.67 into 0.5. This I am getting 0.835. So 1.38 minus 0.835, I am getting here 0.545. This is our answer of covariance. After that, we need to calculate here, that is standard deviation of x. अभी हम standard deviations की बात करते हैं तो that is called as sigma x. It should be written as summation x square upon n minus x bar square. So summation x square means that is x square. X square should be here. Already we have calculated here.
एक्स स्क्वायर का टोटल दैट इज समेशन वी आर गेटिंग 80 एंड एक्स बार शुड बी रिटन एज 1.67. तो दिस इज बिकम 80 divided by 6, x bar should be written as 1.67 the whole bracket square. तो इसका कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन कितना होगा देखिए, चेक करिए स्टूडेंट्स. तो 80 डिवाइड बाई 6 या मैं आ रहा है 13.33 माइनस 1.67 into 1.67, so I am getting here 2.78. So if I subtracted this value here, I am getting here 2.78, that is I am getting root of 10.55. So basically the root should be written as 10.55 should be as 3.24. Yes. तो हमने सारे स्टूडेंट्स का ध्यान यहाँ पर, पहले हमने देखिए कोवेरियंस का वैल्यू कैलकुलेट किया. राइट नाउ वी आर कैलकुलेटेड द सिग्मा एक्स. यस एवरीवन, अभी हम निकालने जा रहे हैं दैट इज नेक्स्ट वन, दैट इज सिग्मा वाई. सिग्मा वाई की बात करें तो हमें कैलकुलेट करना है समेशन वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार स्क्वायर. तो हियर देयर इज समेशन वाई स्क्वायर. तो समेशन वाई स्क्वायर की अगर हम बात करें तो सभी का ध्यान इस तरफ. तो देखिए समेशन वाई स्क्वायर ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया था, दैट इज समेशन ऑफ टोटल इज बिकम हाउ मच, इट इज 113 डिवाइड बाय 6 माइनस 0.5 द होल ब्रैकेट स्क्वायर. तो हियर वी नीड टू कैलकुलेट हियर कि 113 डिवाइड बाय 6, तो आई एम गेटिंग हियर 18.83 माइनस अगर 0.5 का स्क्वायर करें तो दैट इज बिकम 0.25. तो but obvious if I take the root of this 18.83 minus 0.25, तो I am getting 18.58 और 18.58 का if I take the root I am getting 4.3. Yes everyone, तो हमने इस पूरे सम में हमने क्या सीखा? फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द कोवेरियंस वैल्यू, आफ्टर दैट वी नीड टू कैलकुलेट द नेक्स्ट इज सिग्मा एक्स एंड आफ्टर दैट देयर इज अ सिग्मा वाई. यस एवरीवन स्टूडेंट्स, तो राइट नाउ हमें बेसिकली हमें इंटरप्रिटेशन बताना है जहाँ पर हमें इन दो वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप आपको ढूंढना है, दैट इज कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स एंड देयर इज अ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई. तो राइट नाउ अभी आप सम्स में अगर चेक करते हो तो वी आर गेटिंग कोवेरियंस इज 0.545. तो हियर आई एम गेटिंग देयर इज 0.545. After that, sigma x should be written as 3.24 and into that is 4.31. Okay. So next step we have to multiply this and we have to divide. This is become 0.545 divided by, if I multiply 3.24 into 4.31, this is getting 13.96. तो बट ऑब्वियस डिनोमिनेटर जब कभी भी आपका बड़ा होता है तो बट ऑब्वियस जो भी आपको आंसर आता है वो ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ पॉइंट में होता है, दैट इज आई एम गेटिंग हियर राइट नाउ दिस इज 0.003. तो राइट नाउ एज पर द अवर कोरिलेशन रिलेशनशिप द आर शुड बी ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to +1. तो राइट नाउ this R is showing the value 0.03. The relationship between two variable is weak positive. That means this is written as weak positive. ओके वाई बिकॉज ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है, जो वैल्यू आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर वो 0.07 से कम है, तो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज वीक पॉजिटिव. तो स्टूडेंट्स अब तक हमने ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया. अभी ये सेकंड क्वेश्चन हमने अच्छे से क्लियर किया जहाँ पर हमने
सारे कंसेप्ट पढ़े, जहाँ पर हमने कोवेरियंस निकालना सीखा, उसके बाद सिग्मा एक्स निकालना सीखा, सिग्मा वाई, आफ्टर दैट हमने इसे फॉर्मूले में पुटअप करके उसका इंटरप्रिटेशन सीखा। और ये अभी हमें आपको अच्छे से आने वाले एग्जाम्स में अच्छे से क्लियर करना है इस सम्स को, ठीक है। आने वाले नेक्स्ट जो क्वेश्चंस और सेशंस हैं वो नेक्स्ट आपको लेक्चर्स में देखने मिलेंगे, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगता है, आपको ये टॉपिक अच्छा लगता है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक्स भेजिए आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है उनके अंदर, ठीक है। वी हैव टू डिस्कस दिस। थैंक यू सो मच।